और चलिए बढ़ते आगे। अलवर से बड़ी खबर है। बोरिंग से पानी भरने को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में 55 साल की एक महिला की हत्या कर दी गई। उसके शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंप दिया गया। मृतक महिला के बेटे ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है और चाचा और चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि चाचा गौहर खान और उनके लड़के काला फखरू वगैरह उनके यहां झगड़ा करने के लिए आ गए थे। बोरिंग से पानी भरने को लेकर झगड़ा हुआ, लाठी डंडों से मारपीट की गई और फिर चले गए। रात 11 बजे फिर आए और उनकी मां जो दरवाजे के पास सो रही थी, पीट पीट कर हत्या कर दी। थप्पड़ मुक्के को डंडों से मारपीट की है। बीच बचाव होने के बाद में ये रिपोर्ट करता अपनी मां को लेकर के घर चला गया। घर पे सो गए। सोने के बाद में रात को करीब 11-12 बजे दोबारा से आरोपी पक्ष के लोग वहां आना बताया है। दरवाजे वगैरहों में डंडे वंडे मारने बताए हैं। तो रिपोर्ट करता शहरून ने खड़े होकर के देखा तो उसकी मां जो गेट के आसपास सो रही थी वो मृत अवस्था में मिली। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, ये बोरिंग को लेकर विवाद थोड़ा समझाइए। जी, एक पारिवारिक जो बोरिंग थी, पानी को गांव में पानी की बोरिंग थी जिसमें सभी परिवार के लोग पानी भरते थे। इस बात को लेकर कल शाम को पानी भरने के दौरान आपस में महिलाओं में कुछ झगड़ा हुआ। उसके बाद परिवार के लोग आमने सामने हो गए थे और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। लेकिन उसके बाद दूसरे पक्ष के लोग देर रात 11 बजे के करीब दोबारा घर पे आए और सुहानी, इस 55 साल की महिला है सुभान की पत्नी सुहानी, की पिटाई की गई जिससे उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में देर रात पुलिस ने शव को अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया था। आज मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को सौंपा है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की बात अभी पुलिस कह रही है। आसपास के लोगों के भी बयान लिए गए होंगे, उनका क्या कहना है? क्या किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, कोई बीच बचाव की कोशिश नहीं हुई? जी, झगड़ा दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। झगड़े में कुछ अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं, उनका भी पुलिस ने मेडिकल करवाया है। ग्रामीणों ने बीच बचाव किया है। तो पूरा मामला लोगों की जानकारी में है। झगड़े के दौरान महिला को चोट लगी है, इस दौरान ही कि उसके चोट लगने की वजह से मौत होने की बात सामने आई है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चूरू के सादुलपुर से बड़ी खबर है। यहां एक गर्भवती महिला की मौत के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में वार्ता हुई, लेकिन प्रशासन से जो राजेंद्र राठौड़ की वार्ता हुई वो सफल हो गई है। आखिरकार हल निकला है। 7 लाख रुपए के मुआवजे पर परिवार वाले माने। और बीकानेर से आई जांच कमेटी अब मामले की जांच करेगी। 3 दिनों से अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। इधर इस मामले में राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर हमला बोला है। हठधर्मिता का सरकार पर आरोप लगाया। राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि विधायक के इशारे पर लाठीचार्ज हुआ। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, धरना जारी रहेगा। ये उन्होंने वार्ता सफल होने से पहले कहा था। रामपुरा गांव के अंदर आज चौथा दिन है। एक प्रसूता जिसके गर्भ में लगभग 9 महीने का शिशु था, एक आपराधिक कृत्य के कारण मृत्यु हो गई। उसका शव पड़ा है। हठधर्मी प्रशासन बात करने को तैयार नहीं, मुआवजा देने को तैयार नहीं, दोषी चिकित्सा कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को तैयार नहीं, और उसके बदले में 22 महिलाओं के चोट आई है। बर्बर लाठीचार्ज, अश्रु गैस के गोले दागे जा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि 2 दिन बाद जिला कलेक्टर और जिला एसपी वहां पहुंचते हैं और इससे पहले जेट सुरक्षा से घिरी हुई वहां के स्थानीय विधायक अपने साथ चलने वाले पुलिस कर्मियों को इशारा देकर बर्बर लाठीचार्ज उन महिलाओं को ऊपर करवाती है जो उनसे बात करना चाहते हैं।
मैं समझता हूं कि संवेदनहीन सरकार का ये बेजोड़ नमूना है। स्पोटरा की घटना, दिल दहलाने वाली घटना, और ये घटना रामपुरा की घटना, एक दो हत्याएं हो जाना एक तरह से, और प्रशासन का मूक रहना प्रशासन के गाल पर तमाचा है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अभी हम धरना स्थल की ओर जा रहे हैं, हम धरना देंगे। बेमियादी धरना चल रहा है, गांव के लोग धरने पर बैठे हैं, हम उनके समर्थन में जा रहे हैं। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, डटा रहेगा गांव, डटा रहेगा, हम लोग डटे रहेंगे। और सहयोगी मनोज मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, इस खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे। मनोज, तो अब ये समझा जाए कि वो धरना खत्म हो गया है और साथ ही अब उस महिला का अंतिम संस्कार होगा? जी बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो वार्ता चली है उस वार्ता का जो नतीजा है वो पूरी सहमति के साथ बना है, और उसके बाद जो शव है वो परिजनों के सुपुर्द है महिला का कर दिया गया है। इसके बाद तकरीबन 80 घंटे के बाद में और अब मृतका का जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। जो सहमति बनी है वो 7 लाख रुपए जो सरकार के सहायता और साथ ही 3 लाख रुपए जो व्यक्तिगत तौर पे लोगों के द्वारा दिए जाएंगे, जिनमें विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, उनके द्वारा भी अपनी तरफ से आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। इसके अलावा जो वार्ता बनी उस दौरान जो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है उनकी अगुवाई में ये वार्ता हुई, और जो जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे, एसपी परेश देशमुख है, वो भी इस वार्ता के अंदर शामिल रहे। लंबी वार्ता चली, लेकिन जो सहमति है वो बन चुकी है। तो सभी मांगे मान ली गई, मतलब किन किन बातों पर समझौता हुआ है? जो सबसे पहली बात थी मुआवजे की मांग, जो इनके द्वारा 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई थी। इस मांग को मानते हुए जो प्रशासन है उन्होंने 7 लाख रुपए सरकारी सहायता है वो देने की बात कही है। इसके अलावा एक 11 सदस्यीय जो जांच कमेटी है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी, जो जयपुर या बीकानेर से इस कमेटी का गठन होगा। इन बातों के ऊपर सहमति बनी है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दौसा से बड़ी खबर है। बजरी से भरे ट्रैक्टर से एक्सीडेंट के केस में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त जब आप ये बुलेटिन देख रहे हैं 4:05 हो रहे हैं और 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है लोगों के प्रदर्शन को। सैकड़ों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर एसएसपी भी हैं, एसडीएम भी मौजूद हैं। समझाइश की कोशिशें भी जारी हैं। बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि लोगों की जो मांग है बेहद सिंपल है। एक तो वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, साथ ही वो मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाए और अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन लोगों के आक्रोश को प्रशासन, जो कि उनकी जिम्मेदारी बनती है ये करना, हादसे को जिसने अंजाम दिया उस तक पहुंचना और अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। इसके बावजूद भी लोगों को शांत नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को ठोस आश्वासन नहीं दे पा रहे। अब या तो उनको खुद पर भरोसा नहीं है या उनके आश्वासन में इतना दम नहीं कि लोगों का गुस्सा शांत हो पाए। बहरहाल जो स्थिति है, 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और लोगों का प्रदर्शन वहां पर चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार लोग गुस्से में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा किस तरह से इनका गुस्सा शांत किया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी आशीष से। आशीष, क्या अपडेट्स हैं? सुन पा रहे हैं आशीष? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है सर जी। क्या अपडेट्स हैं? घटनाक्रम को 8 घंटे बीतने को है। सुबह 8 बजे ये घटनाक्रम हुआ था। एक जो अवैध बजरी से परिवहन कर रहा था यहाँ पर ट्रैक्टर, उस ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई थी। मौत के बाद से हंगामा जारी है। ग्रामीणों की सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भीड़ जमा है। अब बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल भी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे जो धरना प्रदर्शन है उसकी अगुवाई अब जितेंद्र गोठवाल कर रहे हैं। साथ ही दौसा से भी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान और अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश मीणा मौके
पर हैं, ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है। लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि काफी लंबे समय से यहाँ पर अवैध रूप से बजरी का परिवहन होता है, जिससे आए दिन सड़क हादसे होते हैं। ऐसे में बजरी के अवैध परिवहन को रोका जाए। साथ ही जो ग्रामीण इलाकों में भारी मात्रा में बजरी का स्टॉक है, बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, उन स्टॉक्स को भी पुलिस जब्त करे। इस तरह की मांगे हैं। साथ ही जो परिजन है, मृतक के परिजन, उनको आर्थिक सहायता दी जाए और आरोपी ट्रैक्टर चालक है उसको गिरफ्तार किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और फिलहाल समझाइश का दौर भी जारी है। आशीष, मैंने सुबह भी आपसे कहा था, मैं एक बार फिर इस बात को कह रहा हूं कि जो काम प्रशासन को खुद ब खुद करना चाहिए, उन्हें खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, वो लोगों को अपने ही काम को लेकर आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे और लोग नहीं मान रहे, तो जाहिर तौर पर उनकी क्षमता पर लोगों को डाउट है। बिल्कुल निश्चित रूप से लोगों को प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, लालसोट क्षेत्र, ये सवाई माधोपुर से सटा हुआ क्षेत्र है और बनास नदी से यहाँ पर बजरी लाई जाती है और उसका अवैध रूप से परिवहन किया जाता है। ऐसे में बार बार पुलिस द्वारा जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि आए दिन सड़क हादसे होते हैं और जब भी सड़क हादसे होते हैं तो पुलिस ये कहती है कि आगे से इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी और हम बजरी का परिवहन रोकेंगे, लेकिन कभी भी इस पर अमली जामा नहीं पहनाया जाता। धरातल पर धड़ल्ले से बजरी के ट्रैक्टर चलते हैं। सुबह के समय, अल सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर निकलते हैं, जिससे सड़क हादसे होते हैं। और ट्रैक्टर जिला मुख्यालय या फिर उपखंड मुख्यालय से नहीं निकलते हैं, ग्रामीण सड़कों का उपयोग करते हैं ताकि पुलिस कार्रवाई नहीं करे और ग्रामीण सड़कों पर इस तरह के सड़क हादसे होते हैं। और आज भी ये विजयपुरा गांव है जहां पर यह सड़क हादसा हुआ और उसके बाद में ये बवाल जारी है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और करौली से बड़ी खबर है, पुजारी हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर। आज पीड़ित परिवार से मुख्य सचेतक महेश जोशी मिलने पहुंचे, मुलाकात की। उनके साथ मंत्री चांदना और भी कई दिग्गज चेहरे मौजूद रहे। पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का चेक इन्होंने सौंपा और साथ ही आवास और नियुक्ति पत्र भी सौंपा है। बता दें, करौली में पुजारी की हत्या मामले में खेल मंत्री अशोक चांदना, मुख्य सचेतक महेश जोशी और सपोटरा विधायक रमेश चंद मीना बुकना गांव पहुंचे। पीड़ित परिवार से मुलाकात की, सांत्वना दी, ढाढ़स बंधाया और सरकार की ओर से 5 लाख का चेक, साथ ही 5 लाख रुपए बैंक खाते में जमा कराने की रसीद प्रदान की। इसके अलावा संविदा पर चिकित्सा विभाग में बाबूलाल के बेटे के नाम हेल्पर की नौकरी का भी पत्र सौंपा। पीड़ित परिवार को सुरक्षा के लिए हमेशा 7 पुलिस कर्मियों की तैनाती, प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का मकान, पालनहार और पेंशन योजना का लाभ, बिजली समस्या का समाधान, पेयजल के लिए बोरवेल आदि सुविधा भी तुरंत शुरू करवाने का आश्वासन दिया। भाग्यपूर्ण घटना है और मैं गांव वालों की तारीफ करता हूं, पूरे समाज की तारीफ करता हूं। एक अकेला समाज, एक अकेला परिवार किसी थोड़ा सा फ्रेम से एक जाति का होता है और पूरा गांव उसके साथ खड़ा है। एक परिवार उसके खिलाफ होता है, पूरा वो जो परिवार जो खिलाफ होता है, जो एक घटना करता है, उस घटना का सारा गांव विरोध कर रहा है। मैं सारा जो मीणा समाज के लोग हैं और सारे समाजों के लोग हैं जो इस परिवार को सुरक्षा दे रहे हैं, उन सारे लोगों की मैं प्रशंसा करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सरकार ने जो कुछ बातें करी, मैं भी सुन रहा था, आप अशोक जी से पूछ रहे हैं, सरकार ने जो कुछ घोषणा की उसको एक बार शांति रखो भैया, थोड़ा शांति। आप मिश्रा जी की बात कर रहे हैं, आज से पहले मिश्रा जी कितने जगह 25 लाख की सहायता देकर आए, कभी पूछा आपने? रुक जाओ थोड़ी देर। यहाँ सीन क्रिएट करने के लिए, लेकिन वो दें, हमें खुशी है, वो 25 लाख रुपए दें, 50 लाख रुपए दें। और यही नहीं, जहाँ कहीं भी अगर कोई घटना होती है, किसी पीड़ित परिवार को मिश्रा जी 25 लाख रुपए हर परिवार को देने की घोषणा करें, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। लेकिन जिस नियत के साथ में यहाँ पे सीन क्रिएट किया जा रहा है, ये ऐसा नहीं है। ये पूरा गांव, पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, सारे समाज के लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। और मैं सुरक्षा की बात, गांव से बड़ी सुरक्षा तो कोई नहीं दे सकता। इस परिवार के साथ हैं और न केवल पॉलिटिकल लोग, इस गांव के 36 गांव के लोग और आसपास के इस इलाके के सभी जाति के लोग, सभी वर्गों के लोग इस परिवार के साथ हैं। कई समस्याएं थी इस परिवार में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मुख्य आरोपी वो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और कल एक और आरोपी जो थे, दूसरे आरोपी, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही साथ परिवार को सहायता राशि के रूप में 10 लाख रुपए अभी दे दिए गए हैं। उन्हें जो उनके पुत्र हैं उसको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है
परिवार को थोड़ी सी सिक्योरिटी से संबंधित वो समस्या बता रहे थे, तो निर्देशित कर दिया गया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स निरंतर, जब तक परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, 10 दिन 12 दिन 1 महीने का नहीं, जब तक ये परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और खुद नहीं करेगा, तब तक निरंतर पुलिस के सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर रहेंगे। और जैसलमेर से बड़ी खबर है, यहाँ आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के नाम पर धोखाधड़ी का खेल चल रहा है। फेसबुक पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। इंडियन आर्मी जैसलमेर के नाम से एक आईडी इन धोखेबाजों ने बनाई है। इस पर वो सामान बेचने के इश्तिहार देते हैं और इस पैसे लूटते हैं। न्यूज 18 ने दिए गए नंबरों पर बात की। 2000 खाते में डालने के लिए ये धोखेबाज बोलने लगे। साथ ही ये धोखेबाज खुद को जयपुर का रहने वाला बता रहे। पंजाब रेजिमेंट थल सेना में वायुसेना का कार्मिक बता रहे। खुद को खुले तौर पर बॉर्डर एरिया में आर्मी के नाम का दुरुपयोग चल रहा है। आप कहां से बोल रहे हैं? जयपुर से। अच्छा, आप जयपुर से बोल रहे हो। ये सामान जैसलमेर में? नहीं, जयपुर में पड़ा है। एड्रेस पे डिलीवरी मिल जाएगा, आर्मी ट्रांसपोर्ट। तो ये आपने इंडियन आर्मी लिखा है, फिर इसमें इंडियन आर्मी इज इन तो सर जी, मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ, इंडियन आर्मी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, एड्रेस पे डिलीवरी करा सकता हूँ आर्मी ट्रांसपोर्ट से। आर्मी ट्रांसपोर्ट क्या होता है? आर्मी का ट्रांसपोर्ट समझते हो नहीं समझते हो आप, जिसमें लोड होके आता है सामान। अच्छा, आपका एड्रेस पर आएगा। हाँ, फिर इसका पैसे वैसे कैसे देने पड़ेंगे फिर आपको? पैसे घर पे दे देना, उन 2000 पहले भेजना पड़ेगा, बाकी का पेमेंट घर पे दे देना। 2000 एडवांस देना पड़ेगा आपको पहले? जी जी, यस यस। उसके बाद ही सामान भेजेंगे आप? हाँ जी हाँ जी। आप यूं नहीं हो सकता पहले आप सामान भेजो फिर आपसे फिर ये पैसा दिया जाए, ऐसा नहीं? वो बिल कटेगा इधर से ना, गेट पास बिल बनता है। अच्छा, गेट पास बनता है जी। ओके, फिर ये अच्छा आपने लिखा है उसमें फेसबुक पे इंडियन आर्मी इज इन जैसलमेर? यस यस। चलिए ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको सामान में। आप क्या आप सर्विस करते हैं क्या इंडियन आर्मी में? सर जी, मैं इंडियन आर्मी में सर्विस करता हूँ। मेरा इधर से ना जम्मू के लिए पोस्टिंग हो गया, उसकी वजह से मैं अर्जेंट सेल कर रहा हूँ। मैं पंजाब फतेहगढ़ का रहने वाला बंदा हूँ। क्या क्या पोस्ट पे हैं आप? मैं अपना ये वायुसेना में। अच्छा, वायुसेना में आप? हाँ हाँ। नहीं, पोस्ट क्या है आपकी? अरे पंजाब रेजिमेंट थल सेना। अच्छा, थल सेना, पंजाब रेजिमेंट थल सेना, और वायुसेना में आप नौकरी करते हैं? यस यस। ठीक 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 है, ओके। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे शहर शहर स्टूडेंट्स का संग्राम। कोटा से बड़ी खबर है। यहां इंटर्न डॉक्टर्स आज आंदोलन पर उतरे। मेडिकल कॉलेज के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया। मानदेय नहीं बढ़ाने का ये विरोध जता रहे हैं। कम मानदेय पर ये इंटर्न डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी बातों को लेकर तरह तरह से अवगत कराने की कोशिशें की। आज मेडिकल कॉलेज के बाहर जुटे और प्रदर्शन करते दिखे। राजस्थान के इंटर्न डॉक्टर आज से 12 अक्टूबर से और कुछ कॉलेजेज में दूसरे 6 तारीख से स्टाइपेंड बढ़ाने के संदर्भ में हम स्ट्राइक कर रहे हैं। आज से हमने कार्य बहिष्कार किया है कोटा मेडिकल कॉलेज से, और सारे राजस्थान के डॉक्टर्स रेजिडेंट एसोसिएशन ने स्ट्राइक पहले से शुरू कर दी है। हम ये चाहते हैं हमारा स्टाइपेंड हमारे काम के अकॉर्डिंग हमें मिले। 233 रुपये एक मजदूर का भत्ता होता है, उससे भी कम हम 233 रुपये हमें भत्ता मिलता है, जो एक मजदूर क्लास से भी बहुत कम है। और हम डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स बन के फ्रंट लाइन पे हमेशा काम करते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं अपने मरीजों की सेवा के लिए, और हम अपना मरीजों के लिए प्रति हम हमारी सेवा जारी रखेंगे। कि इस कार्य बहिष्कार कुछ दिनों के लिए हमारा, जिस प्रकार राजस्थान सरकार हमारे सुनवाई नहीं कर रहा है, उसके लिए हम आक्रोशित हैं और उसके लिए हम हमारी सेवा कुछ दिनों के लिए बंद कर। और भरतपुर में नर्सिंग छात्रों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। ये छात्र अपने आप को अगले साल प्रमोट करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे।
नर्सिंग स्टूडेंट जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में भी अपनी कर्तव्य को निभाते हुए सभी जगह सर्वे किया था, उन नर्सिंग स्टूडेंट के साथ ही आज खिलाफ हो रहा है। और बाकी स्टूडेंट हैं जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको प्रमोट कर दिया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं, पहले से नर्सिंग स्टूडेंट इस महामारी काल में भी घर घर जाके जिन्होंने सर्वे किया था और अपनी सेवाएं बिना किसी प्रोत्साहन राशि के दी हैं, आज उनके साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। कोटा विश्वविद्यालय में आज लॉ कॉलेज के छात्रों ने अगली कक्षाओं में बिना परीक्षा प्रमोट करने की मांग की। छात्र संघ अध्यक्ष मनीष चौधरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों से समझाइश की। 4 छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल यूनिवर्सिटी प्रशासन से मिलने के लिए भेजा। छात्रों ने लॉ कॉलेज के सेमेस्टर वाइज अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। हमारा जो 1.5 वर्ष जो खराब किया है कोटा विश्वविद्यालय ने, हमारी परीक्षाएं जो मार्च में होनी थी उसकी परीक्षाएं हमारी दिसंबर आने वाला है, दोबारा दूसरा साल आने वाला है, द्वितीय वर्ष शुरू होने वाला है, लेकिन इन्होंने अभी तक प्रथम वर्ष के पेपर नहीं लिए। इसके लिए आज हम कोटा विश्वविद्यालय आए हैं ज्ञापन देने, ताकि हमारी मांग पूरी हो, जल्द से जल्द हमारी परीक्षाएं हो। लॉ के स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया गया और जिस तरह से टाइम पे टाइम दिया जा रहा है, बार बार टाइम टेबल आ रहा है, उसको कैंसिल किया जा रहा है। छात्र फर्स्ट ईयर का छात्र सेकंड ईयर की तैयारी करेगा या फर्स्ट ईयर करेगा, उसको 2 साल हो गए, अभी तक वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए संघर्ष कर रहा है। उदयपुर के कुराबड़ ब्लॉक के चासदा ग्राम पंचायत के नाकाफला में 40 लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया। 60 लोगों की आबादी वाली बस्ती में 40 लोगों के बीमार होने की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद स्थानीय चिकित्सा प्रशासन हरकत में आया और अपनी टीम के साथ गांव पहुंचा। उन्होंने लोगों का चेकअप किया। इस दौरान 12 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए। यह लोग प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे, लेकिन ज्यादातर मरीजों को उदयपुर रेफर कर दिया गया था। ऐसे में कोरोना के डर के चलते ये लोग उदयपुर नहीं जाकर वापस अपने घरों की ओर लौट गए। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने अवैध डोडा चूरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने नीमच मार्ग पर नाकेबंदी के दौरान एक बोलेरो को रोककर तलाशी ली। उसकी छत पर बनी गोपनीय स्कीम से भरा 97 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ। गाड़ी में सवार 7 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। और 12 से बड़ी खबर है, 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। साथ ही 2 युवक गिरफ्तार किए गए। अंता थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। सूता बालाजी रोड से दोनों युवक गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि ये गांजा कहां से लाए थे, कहां ले जा रहे थे, क्या इनका मकसद था, कहीं इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट तो नहीं है। फिलहाल पूछताछ जारी है। 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। 2 युवक गिरफ्तार किए गए। अलवर जिले के भिवाड़ी में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने देसी शराब के लाइसेंस की आड़ में अंग्रेजी शराब बनाकर गुजरात और बिहार सप्लाई करने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की। मौके से 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। शराब खरीदने आए 3 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। तीनों शराब तस्कर हरियाणा के रहने वाले हैं और शराब खरीद के दूसरे राज्यों में सप्लाई करते हैं। प्रदीप मिश्रा को हमने अरेस्ट किया है और वह मौजूद कर्मचारी और हैं, उन सब ने जो प्रारंभिक अनुसंधान में पूछताछ में जो बताया, प्लांट में कौन कौन पार्टनर थे, कौन कौन यहाँ पे आके ऑपरेट करते थे, कौन मैनेजर थे, तो उन 8 लोगों को हमने इस FIR में नामजद किया है। और विभिन्न पार्टियाँ पुलिस की जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। हर प्लांट में जो भी प्लांट शराब बनाता है, डिस्टिलरी जिसको अपन बोलते हैं, वहाँ एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों की पूरी टीम की पोस्टिंग होती है। तो अभी तो हमने जब्ती की कार्रवाई की है।